हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। आज हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की स्थापना करेंगे। डेरिवेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत का कथन, इसकी परिभाषा, इसका गणितीय रूप और इसके विभिन्न रूपों को हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था। आज हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की स्थापना करेंगे। ठीक है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यानी कि हम किसी सूक्ष्म गतिशील कण की स्थिति और संवेग को यदि एक साथ मापना चाहें तो नहीं माप पाएंगे, इनके मापन में त्रुटि करेंगे। यदि संवेग के मापन में त्रुटि डेल्टा पी, स्थिति के मापन में त्रुटि डेल्टा एक्स, तो दोनों का गुणनफल एच अपॉन 4 पाई से बड़ा या इसके बराबर होता है। ठीक है ना। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एच, क्योंकि h जो होता है h अपॉन 4 पाई से बड़ी वैल्यू है ना। तो ये संबंध कहता है कि इनका गुणनफल h अपॉन 4 पाई से बड़ा या फिर इसके बराबर हो सकता है। तो h तो इससे बड़ा है क्योंकि h में अपन ने 4 पाई का भाग दे रखा है, तो ये वैल्यू कम है और h बड़ी है। तो हम इस सिद्धांत को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो हम जो है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को इस फॉर्म में आज सिद्ध करेंगे। किस तरीके से करेंगे ये आप ध्यान से सुनिएगा और यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, माना कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्थिति को हम लोकेट करना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं। तो किसी भी वस्तु को हम क्यों देख पाते हैं, किस तरीके से देख पाते हैं, क्योंकि उस वस्तु पर जब दृश्य प्रकाश पड़ता है तो वह टकराकर हमारी आंखों में आता है और हम उस वस्तु को देख पाते हैं। इलेक्ट्रॉन को दृश्य प्रकाश के द्वारा हम नहीं देख पाते क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आकार बहुत छोटा होता है, ये माइक्रो पार्टिकल है और दृश्य प्रकाश की वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है इसकी तुलना में, आकार की तुलना में। अतः जब दृश्य प्रकाश इस पर पड़ेगा तो कोई अंतःक्रिया नहीं करेगा, नहीं टकराएगा और जो लाइट है रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी। तो इसकी स्थिति को देखने के लिए हम बहुत छोटी तरंग देने वाली किरणें या फोटोन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति या उसकी लोकेशन को देखने के लिए एक्स किरण या गामा किरण का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। और इस पर एक्स किरणों को किसी सोर्स के द्वारा हम डालते हैं। ठीक है, जब ये एक्स किरण इस इलेक्ट्रॉन से टकराती हैं तो टकराने के बाद यहाँ पर माइक्रोस्कोप के लेंस में प्रवेश करती हैं और इस माइक्रोस्कोप से हम इस इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का पता लगाना चाहते हैं। यहाँ हमने एक माइक्रोस्कोप लिया, ठीक है, और इस माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इस इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का पता लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ये एक्स किरण है जिसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। ठीक है ना। और लैम्डा तरंगदैर्घ्य की एक्स किरण टकराकर ये ओ बिंदु है, ओ बिंदु पर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को हमने माना। टकराने के बाद ये ओपी और ओक्यू दिशा में ये एक्स किरण जाती है और जाने के बाद इसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा डैश हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर लैम्डा डैश की एक्स किरण इससे टकराती है। टकराने के बाद जो माइक्रोस्कोप का जो लेंस है उस लेंस में ओपी और ओक्यू दिशा में एक्स किरणें प्रवेश करेंगी, तो इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति हमें यहाँ पर पता पड़ेगी। तो जब लैम्डा तरंगदैर्घ्य की किरणें से टकराती हैं तो कुछ ऊर्जा, चूँकि ये हाई ऊर्जा की वेव है एक्स किरण, क्योंकि लैम्डा छोटा है ना, इसकी ऊर्जा और लैम्डा एक दूसरे के व्यतिक्रमानुपाती होती है, तो जब इससे टकराती हैं तो कुछ ऊर्जा इसको दे देती हैं, जिससे कि लैम्डा डैश जो होता है टकराने के बाद का जो तरंगदैर्घ्य होता है पहले की तुलना में बढ़ जाता है। और ये ओपी और ओक्यू दिशा में जब लेंस में प्रवेश करती हैं तो इस इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को हम माइक्रोस्कोप के द्वारा दर्ज कर लेते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे अपन कि डी ब्रोगली समीकरण से लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ लिखे अपन पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। यदि इसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा तो इस तरंग का या फोटोन का संवेग पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा होगा। ठीक है ना। और यहाँ पर जब टकराने के बाद ये किरण जब यहाँ पर चली गई तो इसका जो संवेग होगा, ठीक है, इस तरंग का जो संवेग होगा वो होगा एच अपॉन लैम्डा डैश। इसी तरीके से
इस तरंग का संवेग होगा h/λ' जब इधर जाएगी। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है सबके। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जब एक्स किरण इससे टकराती है तो टकराने के बाद जब इसको संवेग देती है तो इसका जो ओरिजिनल संवेग है ना, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम इस इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए हाई एनर्जी, उच्च ऊर्जा की किरणों का उपयोग कर रहे हैं। तो उच्च ऊर्जा की किरणों का उपयोग करने से क्या होता है कि जब ये स्ट्राइक करती हैं किरणें तो इसके मोमेंटम या इसके ऊर्जा में क्या कर देती हैं, परिवर्तन कर देती हैं, यानी कि कुछ ऊर्जा या कुछ मोमेंटम इसको दे देती हैं, जिससे कि इसका जो ओरिजिनल मोमेंटम है उससे मोमेंटम में विचलन आ जाता है या परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, कितना परिवर्तन आ जाता है उसकी गणना हम करेंगे। तो देखो, जब ये किरण टकराकर यहाँ से यहाँ जाएगी तो यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं भी जा सकती है। तो इस अल्फ़ा एंगल के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि ये जो किरण है अगर यहाँ जाएगी तो कितना मोमेंटम देगी और यहाँ जाएगी तो कितना मोमेंटम देगी इस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है ना, चलो ये बात तो रही मोमेंटम की। ठीक है ना, अब हम इस माइक्रोस्कोप के जो है विभेदन क्षमता के बारे में देखते हैं। देखो, माइक्रोस्कोप की एक विभेदन क्षमता होती है। माइक्रोस्कोप से एक न्यूनतम दूरी तक ही दो बिंदुओं में विभेद किया जा सकता है, उससे कम दूरी में माइक्रोस्कोप के द्वारा विभेद नहीं किया जा सकता। तो वह न्यूनतम दूरी जो कि माइक्रोस्कोप के द्वारा विभेदित की जा सकती है उसको हम उसकी विभेदन क्षमता कहते हैं। और यदि विभेदन क्षमता डेल्टा एक्स हो, विभेदन क्षमता डेल्टा एक्स हो, यदि दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी डेल्टा एक्स हो, इससे कम दूरी करने पर फिर यह विभेद नहीं कर पाएगी। तो ये जो विभेदन क्षमता है वो किस पर डिपेंड करती है, इस एंगल पे अल्फ़ा पे और इस लैम्डा डैश तरंगदैर्घ्य पर जो कि टकरा कर जा रहा है। और इसका सूत्र होता है डेल्टा एक्स इक्वल टू λ'/2 sin अल्फ़ा। ये इसको हम समीकरण नंबर 1 कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो ये एक समीकरण 1 है जो कि विभेदन क्षमता को, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को दर्शाती है और विभेदन क्षमता λ' और अल्फ़ा पर निर्भर करती है। ठीक है ना, ये इसका अल्फ़ा एंगल इधर और अल्फ़ा एंगल इधर। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये तो हम इतनी गलती तो करेंगे स्थिति को मापने में इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, डेल्टा एक्स, तो ये त्रुटि में, ठीक है, सॉरी, स्थिति में अनिश्चितता या स्थिति के मापन में त्रुटि हो गई जो कि हमने समीकरण नंबर 1 से दी। ठीक है, अब हम संवेग में कितनी त्रुटि करेंगे उसकी गणना अब हम करते हैं। देखो, ठीक है ना, तो देखिएगा कि जब ये एक्स किरण इस इलेक्ट्रॉन से टकराकर ओपी दिशा में जाती है, ठीक है ना, तो टकराकर निकल तो गई इधर, परंतु इस इलेक्ट्रॉन को कितना संवेग दे गई एक्स दिशा में, इसकी हम गणना करेंगे। तो देखो, टकराने के पहले इसका संवेग था h/λ और टकराने के बाद एक्स दिशा में कितना संवेग होगा उसको ज्ञात करने के लिए हम इसका घटक इधर निकालेंगे कि इसका कितना घटक इधर होगा। तो देखो, ये वाला जो एंगल है 90 - अल्फ़ा है। ठीक है, और इधर संवेग है h/λ', इसका इधर अपन घटक लेंगे तो इसका इधर घटक आएगा h/λ' cos 90 - अल्फ़ा, और cos 90 - अल्फ़ा होता है sin अल्फ़ा। तो x दिशा में जो घटक आया वो आया h/λ' sin अल्फ़ा। ठीक है ना, यानी कि टकराने के पहले इधर जो संवेग था h/λ और टकराने के बाद जो इधर संवेग आया h/λ' sin अल्फ़ा। ठीक है ना, x दिशा में पहले इतना था, बाद में इतना। तो x दिशा में इलेक्ट्रॉन को इस एक्स किरण ने जो ओपी दिशा में गई कितना संवेग दिया, यदि दिया गया संवेग p1 हो तो हम क्या निकालते हैं, p1 इक्वल टू पहले का संवेग h/λ, बाद का संवेग, ठीक है, एक्स दिशा में h/λ' sin अल्फ़ा। ठीक है ना, इसको अपन समीकरण नंबर 2 कहेंगे बच्चों। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने P1 वह संवेग निकाल लिया जो कि इस एक्स किरण को इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक्स दिशा में दिया जाता है, जबकि यह एक्स किरण टकराने के बाद OP दिशा में जाती है। ठीक है ना, इसी तरीके से यदि ये किरण टकराने के बाद OQ दिशा में जाए तो इस इलेक्ट्रॉन को x दिशा में कितना संवेग देगी। यदि ये संवेग P2 हो तो इसी प्रकार से टकराने के पहले का संवेग x दिशा में h/λ माइनस टकराने के बाद यदि इस दिशा में ये x किरण जाती है तो इसका इस दिशा में घटक क्या होगा, यही एंगल भी कितना होगा 90 - अल्फ़ा।
तो यदि हम इसका h अपॉन लैम्डा डैश इधर संवेग है, इसका इधर घटक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा h अपॉन लैम्डा डैश साइन अल्फ़ा, है ना, cos 90 माइनस अल्फ़ा इज साइन अल्फ़ा। पर अब इसकी जो दिशा आएगी वो विपरीत आएगी, इस दिशा के विपरीत आएगी, तो विद माइनस साइन होगा ये, ठीक है ना। इस दिशा में जो घटक आएगा माइनस साइन के साथ आएगा, तो मैं क्या लिख दूँ, माइनस h अपॉन लैम्डा डैश साइन अल्फ़ा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ तो प्लस के, यहाँ जो है ये तो प्लस के साथ है और इधर वाला माइनस के साथ आएगा, तो माइनस माइनस h अपॉन लैम्डा साइन अल्फ़ा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ h अपॉन लैम्डा माइनस माइनस प्लस, तो h अपॉन लैम्डा डैश साइन अल्फ़ा, ठीक है ना। और इसको मैंने मानी समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो देखो हमने दोनों संवेग निकाल लिए, ठीक है। जब OP दिशा में जाती है किरण तो कितना एक दिशा में संवेग देगी, जब OQ दिशा में जाती है तो कितना एक दिशा में संवेग देगी, यानी कि संवेग के मापन में कितनी अनिश्चितता हो गई। तो हम इसमें से इसको घटा लें संवेग, ठीक है ना। इधर से इधर जाने में यहाँ भी जा सकता है किरण, यहाँ भी जा सकती है, तो कितने संवेग के मापन में कितनी अनिश्चितता होगी। यदि अनिश्चितता डेल्टा P हो तो डेल्टा P बराबर क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 इक्वल टू, हम इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि h अपॉन लैम्डा प्लस h अपॉन लैम्डा डैश साइन अल्फ़ा माइनस h अपॉन लैम्डा, और इसको करेंगे अपन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा h अपॉन लैम्डा डैश साइन अल्फ़ा, ठीक है ना। तो अब देखिएगा h अपॉन लैम्डा से h अपॉन लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, h अपॉन लैम्डा डैश साइन अल्फ़ा प्लस h अपॉन लैम्डा डैश साइन अल्फ़ा। तो दोनों को हम जोड़ लेंगे तो संवेग के मापन में कितनी त्रुटि हुई, डेल्टा P इक्वल टू, संवेग के मापन में त्रुटि डेल्टा P इक्वल टू, देखो जोड़ लेंगे दोनों को तो 2h अपॉन लैम्डा डैश साइन अल्फ़ा, ठीक है ना। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 4, ठीक। तो इतना संवेग के मापन में हम त्रुटि करेंगे और इतनी स्थिति के मापन में हम त्रुटि करेंगे, तो दोनों की त्रुटियों का गुणनफल डेल्टा P इंटू डेल्टा x निकालें तो हम समीकरण 4 और समीकरण 1 को गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो गुणा करने से क्या होगा, 2h अपॉन लैम्डा डैश साइन अल्फ़ा, इसको इससे इंटू कर देंगे, इंटू लैम्डा डैश 2 साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा डैश से लैम्डा डैश, साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा, तो क्या बचा, डेल्टा P इंटू डेल्टा x इक्वल टू h। और यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता के सिद्धांत का मैंने रूप लिखा था सबसे पहले, और इस रूप को हम इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं कि त्रुटियों का गुणनफल जो होता है वो h प्लांक कांस्टेंट के बराबर होता है बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस सिद्धांत को स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सिद्धांत के आधार पर या हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है, जो हम अगले वाले लेक्चर में आपको बताएंगे। धन्यवाद।